जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट नंबर 3 है ना। पार्ट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप जाके अच्छे से देखिए ना। अब इस वीडियो में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट नंबर 3 में हम समझेंगे कन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी के लेके क्या क्या कन्फ्लिक्ट है हमारे संविधान के अंदर, एंड डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स को लेके क्या क्या डिफरेंस है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने साथ हमेशा किताब खोल के होना चाहिए फ्रेंड्स। लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट किताब यानी 6th रिवाइज एडिशन अगर नहीं है ना आपके पास, एटलीस्ट 6th एडिशन तो होने चाहिए ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर और जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम एक एक करके टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये है कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। अब जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके पिछले वीडियो को अच्छे से देखिए ना। अब फंडामेंटल राइट जो है ना फ्रेंड्स, हमारा जो मौलिक अधिकार है, ये क्या है? जस्टिसेबल इन नेचर, यानी कि किसी का अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को लेके वायलेशन हो रहा है ना, तो हम कोर्ट्स में जाके हमें हमारा अपना फंडामेंटल जो है ना, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को रेस्टोर कर सकते हैं। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये क्या है? इसका नॉन जस्टिसेबल है ना। ये तो मैंने मतलब आपके साथ कई बार बोल चुका होगा। और हमने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि आर्टिकल 37 को लेके ना, जो अपने आप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं? कि भाई ये हमारा सरकार यानी हमारा स्टेट का क्या है, ड्यूटी है कि किसी भी है ना नियम कानून को बनाने के बाद या नियम कानून को जब लेके आते हैं ना, तब क्या रखना होगा? एक पब्लिक ओपिनियन अपने दिमाग में रखना होगा ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज एंड लॉस है ना, किसी भी पॉलिसीज एंड लॉस को जब सरकार बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो किसके हिसाब से करना होगा? कुछ डायरेक्शन दे रखा है जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं ना। अब एक केस आते हैं फ्रेंड्स, चंपाकन दोरार्जन केस ऑफ 1951। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट है ना एक जजमेंट दे रहा है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं? कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, जब कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए सरकार कुछ नियम कानून को पास करने जा रहे हैं, अगर वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो हमेशा पहले किस को फोकस की जाएगी? फंडामेंटल राइट्स को है ना। कि भाई अगर कोई नियम कानून जब बनाते हैं ना, अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है ना वो उल्लंघन हो रहा है, तो पहले जो है ना हमेशा डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पहले किसको फोकस की जाएगी? हमारे फंडामेंटल राइट्स को। यही हुआ था आपके चंपाकन दोरार्जन केस ऑफ 1951 में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोला था ना। बट फिर भी जो है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स है ना। ऐसा रिजल्ट क्या हुआ? फिर भी हमारे सरकार ने कुछ अपने हिसाब से फंडामेंटल राइट्स को जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करना चाहता था, और कुछ अमेंडमेंट्स किए, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 एंड 17th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964 टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द डायरेक्टिव्स, यानी कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किए, जैसे फर्स्ट, फोर्थ एंड 17th, 1951, 55 एंड 54। बट जो आपके चंपाकन दोरार्जन केस ऑफ 1951 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था? कि भाई अगर कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेंगे, अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कभी हमें जब कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे ना, तब हमेशा पहले किसको फोकस की जाएगी? फंडामेंटल राइट्स को। तो ये बोले थे आपके चंपाकन दोरार्जन केस ऑफ 1951 में। अब इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो अब सिचुएशन जो चंपाकन दोरार्जन केस के बाद क्या होता है, अंडर वन मेजर चेंज इन 1961 फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट केस एट गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस होता है फ्रेंड्स 1967 में। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है इस केस में, गोलकनाथ केस में, दैट द पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट है ना फ्रेंड्स, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का मतलब लेजिस्लेचर है ना, जहाँ नियम कानून बनाते हैं ना,
कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला, गोलकनाथ केस में, कि पार्लियामेंट जो है ना वो कभी भी एवरेज नहीं कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जिसका अपने आप में क्या नेचर है, फंडामेंटल राइट्स सेक्रोसेंट यानी परमानेंट इन नेचर है ना, मतलब कोई भी इस चीज़ को है ना एवरेज नहीं कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स में क्या बोल रहा है ना फ्रेंड्स, द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि गोलकनाथ केस में ये बोला कि आप सरकार के साथ ये बोला कि अगर आप किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, बट जो है ना फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स का कभी कहीं भी वायलेट या एवरेज नहीं होना चाहिए। तो ये बोला था आपके गोलकनाथ केस ऑफ 1967 में है ना। अब पार्लियामेंट रिएक्ट करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, गोलकनाथ केस जो 1967 में हुआ था। उसके बाद है ना फ्रेंड्स पार्लियामेंट अपने फिर कुछ अमेंडमेंट करते हैं, जैसे 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 संशोधन किया, 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। अब ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना फ्रेंड्स, इसमें पार्लियामेंट क्या डिक्लेयर करते हैं कि हैज़ पावर टू एवरेज और टेक अवे ऑफ द एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, है ना, कि हमारा पार्लियामेंट जो है ना वो फ्रेंड्स क्या डिक्लेयर करते हैं, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, एवरेज कर सकते हैं किसी भी फंडामेंटल राइट्स को, किस चीज़ के लिए, इनेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू, है ना। अब इसके बाद जो 25th अमेंडमेंट एक्ट होता है ना फ्रेंड्स 1971 में, इसके बाद क्या होता है, एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट करते हैं हमारे संविधान के अंदर, आर्टिकल 31C, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ अच्छे से डिस्कस भी किया था। उसमें पहला जो होता है ना फ्रेंड्स, उसमें क्या बोल रहा है, नो लॉ which seeks to implement the socialistic directive principles specified in Article 39B and C shall be void or the contravention of fundamental rights conferred by Article 14 equality before equal protection of law and Article 19 protection of 6 rights in respect of speech, assembly and movement और Article 31 right to property। यानी कि इसमें जो हमारे 25th अमेंडमेंट एक्ट में न्यूली एक आर्टिकल इंसर्ट किया संविधान के अंदर, आर्टिकल 31C, है ना। इसमें क्या बोला कि जब सरकार को जो है ना फ्रेंड्स इम्प्लीमेंट करना होगा हमारे आर्टिकल नंबर 39B एंड 39C, जो क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे सरकार, है ना, उस आर्टिकल नंबर 39C एंड B एंड C में, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, अगर सरकार इन दो आर्टिकल्स को यानी 39B एंड C को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे ना, इसको लेके कोई नियम कानून बनाना चाहेंगे, अगर किसी का आर्टिकल नंबर 14 में जो आ रहा है इसको लेके, किसको लेके, आर्टिकल 39B एंड C को लेके अगर सरकार कुछ नियम कानून बना रहा है, बट वो आ रहा है आर्टिकल 14 के हिसाब से, जो क्या बोल रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड आर्टिकल 19, इन दोनों को वायलेट कर रहा है ना, तो हमें कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये बोला था आपके 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 में, है ना, जिसने आर्टिकल और एक इंसर्ट किया, आर्टिकल 31C, जिसमें क्या बोला था, अगर सरकार 39B एंड C को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे ना, अब ये जो 39B एंड C ये आ रहा है किस में, आर्टिकल 14 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट्स है, किसी का वायलेट हो रहा है ना, बट सरकार किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, 39B एंड C, तो हमें कोर्ट की मदद हम नहीं मांग सकते ना। तो ये बोला था फ्रेंड्स, और आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी बाद में फिर डिलीट हुआ था ना, तो ये बोला था आपके 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 में, ना, जो अभी हमने जो ऊपर बोला था ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 39B एंड C, अगर इसको लेके सरकार कुछ पॉलिसीज़ लेके आ रहा है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो हमें कोर्ट में मतलब है ना, कोर्ट में हम इस चीज़ को लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते ना। तो ये चीज़ बोला था आपके 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। उसके बाद क्या होना फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स, ये जो 2 पॉइंट्स हैं उसको मैंने पहले वीडियोस में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था ना। अब केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है दैट अब सेकंड ऑप्शन जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 31C के अंदर जो है उसको करार दिया इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द जुडिशियल रिव्यू। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस क्या है, केशवानंद भारती केस 1973 में बोला था हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर सरकार कुछ नियम कानून बनाने जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, या सरकार कुछ नियम कानून पास करने जा रहे हैं, अगर वो वायलेट कर रहा है हमारे बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब जाके कि ये क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। इसी को लेके जो हमारा आर्टिकल नंबर 31C जो है ना, सेकंड जो पॉइंट है,
उसको करार दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। अब जो आर्टिकल नंबर 31C का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, अगर सरकार कुछ नियम कानून बनाने जा रहा है, आर्टिकल नंबर 39B and C, तो उसको रखा सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। बट जो ये सेकंड पॉइंट जो है ना फ्रेंड्स, इसको करार दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, है ना। उसके बाद होता है फ्रेंड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, है ना। इसमें क्या बोला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में कि भाई हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं जो अब फर्स्ट प्रोविज़न है ना, पहले प्रोविज़न को ऑफ आर्टिकल 31C जो हमने डिस्कस किया, by protection of any law to implement any of the fundamental directive principles and not merely those specified in article 39B and C, यानी कि जो आर्टिकल 39B and C को छोड़ के बाकी सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को है ना फ्रेंड्स कि हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे ना, ये बोला था आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। यानी कि इस एक्ट में क्या बोला कि अगर सरकार कुछ भी होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके कुछ भी होगा ना फ्रेंड्स कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत सारे कुछ आते हैं, बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के स्कोप को बढ़ाना चाहते थे सरकार, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके हर कोई नियम कानून जो है ना वो सरकार लेके आने के लिए बोला इस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। बट क्या हुआ ना फ्रेंड्स, अब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 का अकॉर्ड द पोजीशन ऑफ लीगल प्रीमेसी एंड सुप्रीमेसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14, 19 एंड 31, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना फ्रेंड्स उसको बनाना चाहता था लीगल प्रीमेसी एंड सुप्रीमेसी, है ना, स्कोप को बढ़ाना चाहते थे। बट क्या हुआ उसके बाद इस चीज़ को है ना फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुका था ना। बट मिनर्वा मिल केस हुआ, उसमें बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, यानी कि आप खाली आर्टिकल 39B and C को लेके बना सकते हो, रेस्ट आप नहीं बना सकते हो। ये मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 में बोला कि भाई आप अगर कुछ भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके नियम कानून बनाने जा रहे हैं ना तो ये क्या होगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ ना फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फिर से क्या रखा, मेड सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पहले किसको इंपॉर्टेंस देना, फंडामेंटल राइट्स को, है ना। जो आर्टिकल नंबर 14 and 19 वर एक्सेप्टेड एज सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 19B and C, है ना। यानी कि आर्टिकल 19B and C को लेके आप कुछ नियम कानून बनाने जा रहे हैं ना सरकार, तो बना सकते थे। अदरवाइज इस एक्ट में क्या बोला था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में कि भाई हमें आर्टिकल B और C को छोड़ के हमें सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सरकार क्या बनाना चाहते थे, पॉलिसीज, है ना, नियम कानून बनाना चाहते थे। बट मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 ने इसको क्या करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, है ना। तो ये है फ्रेंड्स आपके, बट ये जो आपके आर्टिकल 31 है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो डिलीट हुआ था कब, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में ना। ये आप मतलब बहुत सारे वीडियोस में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब ये जो मिनर्वा मिल केस 1980 हुआ था ना फ्रेंड्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यानी कि मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हमारा जो संविधान जो है ना वो बैलेंस है बिटवीन बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना। दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ कमिटमेंट टू सोशल रेवोल्यूशन, यानी कि जो दोनों के लेके, या चाहे आप फंडामेंटल राइट्स को ले लो और या चाहे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके ले लो, बोलो, है ना, इन दोनों का कमिटमेंट क्या है, सोशल रेवोल्यूशन, समाज में रेवोल्यूशन लाना, है ना। अब इन दोनों में से एक का व्हील बैठ गया ना तो मतलब क्या होगा, हमारे संविधान के अंदर प्रॉब्लम्स होंगे ना। ये बोला था आपके मिनर्वा मिल केस में ना, डिस्टर्ब हो सकते हैं हमारे डिस्टर्ब द हारमोनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हारमोनी है ना ये टूट जाएगी। ये बोला था आपके मिनर्वा मिल केस में। अब इसके लिए क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए दोनों, चाहे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले लो चाहे आप फंडामेंटल राइट्स ले लो, है ना। The goals set out by the directive principles had to be achieved without the abrogation of means of provided by the fundamental rights, यानी कि अब सरकार कुछ नियम कानून बनाने जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, सरकार जब कुछ भी नियम कानून बनाने जा रहा है ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो फंडामेंटल राइट जो है ना फ्रेंड्स इसको कुछ नुकसान आए, है ना। दैट मीन्स मिनर्वा मिल केस का
बोला क्या था कि भाई बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना। देयरफॉर अब प्रेजेंट जो आज के टाइम जो है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल जो है ना सुप्रीमेसी इंजॉय करते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पहले क्या आता है फंडामेंटल राइट्स आज के टाइम पे ना। इसका मतलब ये नहीं है ना फ्रेंड्स कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना। फिर भी पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, हमारा संसद जो है अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज लॉन्ग एज अमेंडमेंट डज नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कर सकते हैं बट हमारा जो बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कुछ क्या बोलते हैं उसको एवरेज नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर सरकार कुछ नियम कानून बनाने जा रहे हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है, बट हमारे फंडामेंटल राइट्स हमेशा क्या रहना चाहिए, पहले रहना चाहिए ना। बट फिर भी हमारे आज के टाइम पे क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो है ना फ्रेंड्स ये इंजॉय करते हैं सुप्रीमेसी को कंपैरेटिव विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये है आपके कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद है फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट जो है ना फ्रेंड्स ये क्या है, दिस आर नेगेटिव इन कैरेक्टर एज द प्रॉफिट स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का नेचर कैरेक्टर क्या है, नेगेटिव है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमारे सरकार को यानी कि स्टेट को बहुत सारे नियम कानून बनाने में प्रोहिबिट रोकते हैं ना, वो आप जान सकते हो। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, पॉजिटिव इन कैरेक्टर एज द रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। इसके लिए क्या चाहिए, हमें सरकार चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए ना, स्टेट चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, नेगेटिव इन कैरेक्टर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, पॉजिटिव इन कैरेक्टर। अब हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है ना फ्रेंड्स, ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। टीपीएसपी जो है ना फ्रेंड्स वो नॉन जस्टिसिएबल है, वो आप जान सकते हो। एम्स क्या है फंडामेंटल राइट्स का, टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को लाना हमारे देश में, है ना। ये क्या है, किसका एम है, फंडामेंटल राइट्स का, ये आप याद रखिए। बट जो हमारा डीपीएसपी का कैरेक्टर जो है ना फ्रेंड्स, एम्स क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, यानी कि जिसको हम वेलफेयर स्टेट बोलते हैं ना। तो ये है आपका एम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। और फंडामेंटल राइट्स क्या बोल रहे हैं फोर्थ पॉइंट में, प्रोमोटेड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड हेंस पर्सनल एंड इंडिविजुअल, यानी कि हर एक इंसान को लेके एक इंडिविजुअल्स के वेलफेयर को प्रमोट करना चाहते हैं कौन, हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना। बट जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना फ्रेंड्स, ये है आपके वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज ए होल, पूरे कम्युनिटी के लिए वेलफेयर के लिए, जिसको हम वेलफेयर स्टेट बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो आपके ये जो है ना पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 4 ये आप जानिए ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स, ये क्या होता है, लीगली सैंक्शंस होते हैं ना। ये आप फंडामेंटल राइट्स को बोलो ये कैसे सैंक्शंस होते हैं, लीगली सैंक्शंस। बट ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना फ्रेंड्स, ये मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, ये टाइम टू टाइम सरकार नियम कानून बनाते हैं ना। तो ये है फ्रेंड्स आपके फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें क्या है ना, फंडामेंटल राइट्स जो क्या है कि ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाते हैं। बट जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्स लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए क्या चाहिए, हमारा संसद चाहिए ना, लेजिस्लेचर चाहिए। अब इसमें लास्ट पॉइंट है ना फ्रेंड्स, वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। किसी भी टाइप के वायलेशन होता है आपके फंडामेंटल राइट्स, तो ये क्या हो जाते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। हमने बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था ना। अब जो हमारा डीपीएसपी जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है कि हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जब अगर किसी का डीपीएसपी अगर यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वायलेट हो रहे हैं ना, तो कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड नहीं है ना अगर किसी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये है फ्रेंड्स आपके डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।